वो सब तो ठीक है दुर्गेश्वरी, लेकिन ये तुम सब कूड़े की दुकान क्यों बनी हुई हो? ये सब कहां से आ गया? और सब कुछ खाकर सारी गंदगी अपने ऊपर ही डाल ली। याद रहे, हमें उन लोगों को जिंदा पकड़ना है। जब तक जरूरत ना हो कोई भी गोली नहीं चलाएगा। देखो दुर्गेश्वरी, अगर तुम्हारी इसी तरह की हरकतें रही ना, इस उम्र में मेरी हरकतें मत देखो। घर में जवान लड़की है, उसकी हरकतों पर ध्यान दो आप। दुर्गेश्वरी, कम से कम बड़े बाबा की तबीयत का ख्याल ही कर लिया होता। सोच लेती कि वो अभी कोमा से उठकर आए हैं। अरे कोमा से उठकर आए हैं, शमशान से नहीं। आज ये बात नहीं होनी चाहिए थी, मगर मैं क्या करती, तुम्हें ध्यान ही नहीं रहता कि तुम बोलते बोलते क्या बोल रही हो। अरे मेरे तो भाग ही फूटे हैं जो मैंने उस वक्त कुछ सोच समझकर हेम और इंस्पेक्टर के बारे में सबको सारी बातें बता दी। परी हेम कोई बच्ची नहीं है जिसे वो आकर सैर सपाटे पर लेके जाए। अरे वो जवान लड़की है, अगर कल कुछ ऊंच नीच हो गई तो सब तो मुझे से सवाल करेंगे ना कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कि तुम कैसी बातें कर रही हो? हेमदी समझदार है, वो अपनी हदें जानती है। तुझे क्या पता परी, हेम जिस उम्र में है उस उम्र में दिल बार बार गलत राहें थाम लेता है। अरे उस वक्त तो पता नहीं चलता, मगर बाद में उसके साथ पूरे घर को रोना पड़ता है। और इन इंस्पेक्टर लोगों का क्या भरोसा। मगर मेरी बात तो सबको बुरी लगेगी ना, कौन सी मैं इन लोगों की अपनी हूँ। मगर परी तुझे तो मैंने पाल पोस के बड़ा किया, अपने हाथों से छोटे छोटे नेवाले बनाकर खिलाए, और आज तुम मेरे ही खिलाफ खड़ी हो गई। कक्की, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है ना, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। नहीं परी, तूने जो कहा ना ठीक ही कहा। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। सबको हक है कि कोई भी आकर मुझे कुछ भी बातें सुना कर जाए। नहीं कक्की, ऐसा मत कहो। क्या तुम अपनी परी को माफ नहीं करोगी? मैं कौन होती हूँ माफी देने वाली? तेरे सगे तो अब वो लोग हैं ना, जाओ उन्हीं के पास। नहीं कक्की, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, और हम यहाँ नहीं रहेंगे। वैसे भी अब यहाँ सब लोग आ गए हैं, तो फिर हमारी क्या जरूरत। चलो हम अपने गांव चलते हैं। क्या कहा? गांव? हाँ कक्की, गांव। ये आनंदो भट्टाचार्य के भी घर वालों का तेवर 7वें आसमान पर रहता है। एक तो वो विक्टोरिया जी, ऊपर से उनका ये भाई मुझे धमकी देके चला गया। मुझे धमकी देके चला गया। अब सब आप तो जानते हैं बड़े लोगों की बड़ी बातें, क्यों बोला है कि नहीं? हाँ हाँ, you are small people, you know? What? How you understand our problem? साहब, ये भोला जब से इंग्लिश सीख के आया ना, अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझने लगा। I'm not big, but my इरादे is very big. You know, you dirty pig. मैं हमेशा सही रास्ते से ही जाता हूँ। बिल्कुल सही कहा भोला। सच के रास्ते पर चलने वालों के लिए ना कोई बड़ा होता है और ना ही कोई छोटा। मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि उस रात वो चोर खिड़की से भागा कैसे, वो भी इतनी ऊंचाई से। साहब, पैराशूट से। हाँ, चल। नहीं साहब, हेलीकॉप्टर से। अबे, वो पहला मंजिल है। साहब, हेलीकॉप्टर छोटा वाला रहेगा ना। साहब, भोला एकदम सही बोल रहा है। इसको इंग्लिश आती है ना, इसका दिमाग बहुत तेज है। जरूर छोटा वाला हेलीकॉप्टर ही रहा होगा। चुप! तुम दोनों का दिमाग बहुत ज्यादा चलने लगा है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि उस दिन उन औरतों के हाव भाव से तो नहीं लग रहा था कि कुछ हुआ है। अब साहब, किसी की शक्ल पे तो नहीं लिखा होता कि वो कातिल है। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि उन लोगों ने उस चोर को मार के कहीं पिछवाड़े में दफना दिया है। नहीं साहब, ऐसा नहीं। ऐसा मुझे नहीं लगता है दफनाया होगा। वो औरतें बिल्कुल ऐसी नहीं लगती है। अच्छा भोला, तो आपको क्या लगता है? मेरे दिमाग से तो जलाया होगा। अब जरा तुम दोनों अपना ये डिटेक्टिव वाला दिमाग लगाना बंद करो और मुझे सोचने दो। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, तभी तो विक्टोरिया जी इस बात को इतना दबा रही। और अभी अभी जोगेन ने बताया कि विक्टोरिया जी पर जानलेवा हमला हुआ था। वो शांत रहने वालों में से नहीं है। साहब, इतना टेंशन क्यों लेते हो? वो छोटा मोटा चोर रहेगा, आया होगा चोरी करने के इरादे से। लेकिन चोर क्यों आएगा? विक्टोरिया मैडम से डांस सीखने के लिए। इनसे क्या सीखने के लिए? डांस। साहब,
आप झूठ मूठ में राई का पहाड़ बना रहे हो। क्या पता ये मामूली चोर रहेगा, मुझसे भगा दिया होगा। अगर मैं ये मान भी लूं कि वो एक मामूली सा चोर था, मगर खिड़की से कूदकर भागना और बात का छुपाना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। साहब, मुझे तो ऐसा लगता है जरूर खून हुआ है, और खूनी भी उसी घर में है, और लाश भी। साहब, इसका दिमाग फिर वही पहुंच गया। बोला तेरा दिमाग जासूसी किताब से कम नहीं है। What's साहब, लेकिन ये विक्टोरिया जी का मामला है तो थोड़ा संभाल कर। बहादुर, हम पुलिस वाले ना किसी से मोहब्बत करते हैं और ना किसी से नफरत करते। हम तो सिर्फ अपनी ड्यूटी करते हैं। जब केस की फाइल एक बार खुल जाती है तो वो केस के खत्म होने के बाद ही बंद होती है। कुछ तो करना ही पड़ेगा। दादा, क्या सोच रहे हैं आप? अरे दादा, कक्की की बातों को दिल पे मत लीजिए। हाँ दादा, आप टेंशन में मत आइए प्लीज। अनिरुद्ध, मैं टेंशन नहीं ले रहा हूं और ना ही मुझे कक्की की किसी बात का बुरा लगा। मैं तो ये सोच रहा हूं कि आखिर वो घुसपैठिया घर में आ कैसे गया। हाँ दादा, चिंता तो मुझे भी हो रही है इस बात की कि हम दोनों के ना रहने का फायदा उठाकर वो घर में घुसा और हेम पर वार किया। हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है दादा। अनिरुद्ध, मैंने हमेशा सच का साथ दिया है। हाँ दादा, हमेशा लोगों की भलाई की है, और मेरा तो ऐसा मानना है कि जो लोग दूसरों की भलाई करते हैं वो दरअसल अपने लिए भलाई सुनिश्चित करते हैं फ्यूचर के लिए। लेकिन मेरी बेटी हेम पर हमला हुआ है। इस बात ने मेरी इस सीख की नींव को हिलाकर रख दिया। आप चिंता मत कीजिए दादा, ऐसा मत सोचिए। अरे, हम इस विषय में काफी सोच चुके हैं और आपको मालूम है हमने जोगिन को पुलिस स्टेशन भेज दिया है। देखिए, डॉक्टर आपको डिस्चार्ज नहीं कर रहा था हॉस्पिटल से। आपने जब प्रॉमिस किया कि मैं टेंशन नहीं लूंगा, तभी उसने आपको डिस्चार्ज किया। देखो अनिरुद्ध, मैं टेंशन नहीं ले रहा हूं। मैं तो ये देख रहा हूं कि सब कुछ कितना बदल गया है। देवी मारी गई, मेरे बच्चों को भी दुनियादारी की समझ आ गई, जोगिन भी अपनी जिम्मेदारी लेने लगा है, और हेम ने भी अपने आप को संभाल लिया है। लेकिन ये सब मुझे दिखाई नहीं दे रहा। क्या सब दादा? अनिरुद्ध, तुमने कभी हेम और जोगिन के चेहरों को देखा है? हाँ, अच्छी तरह से देखा है। उनके होंठ हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, सिर्फ मेरे लिए। लेकिन उनकी आंखों के कोने में अब भी गीला रहता है। वो सब मुझे दिखावे के लिए खुश रहते हैं। उन्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है? अरे, उनका पिता हूं मैं, बचपन से पाला है उन्हें। जब वो छोटे थे ना, तो उनको जरा सी भी खरोंच आ जाती थी तो मेरी जान निकल जाती थी। और आज अपने इस बाबा की जान को सलामत रखने के लिए वो मेरे सामने झूठी और बनावटी हंसी हंस रहे हैं। दादा, आपके बच्चे आपको बहुत चाहते हैं, बहुत ज्यादा चाहते हैं। अरे, आपकी किसी भी खुशी के लिए भी कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं हमेशा। कभी कभी सोचता हूं कि मैंने कोर्ट में 37 साल बिताए, और इन 37 सालों में मैंने लगभग 935 मुकदमों का फैसला किया, उनको न्याय दिलाया। लेकिन लगता है कि ये सब बेकार है। देखो अनिरुद्ध, जब मैं अपनी बेटी हेम को न्याय नहीं दिला सका, मेरी बेटी हेम कितनी मुसीबत में है,
पर रमेश ने ऐसा ऐसा क्यों किया? उसने हेम के प्रेम के साथ साथ मेरे विश्वास को भी धोखा दिया है। लेकिन अब मैं आ गया हूं ना, तो मैं उसे अपने सामने बिठाकर पूछूंगा कि आखिर ऐसा उसने क्यों किया? मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई थी जिसकी सजा वो मेरी हेम बेटी को दे रहा है? दादा, आप ये कहां की बात ले आए? कहां की बात शुरू कर दी आपने? अरे जो लोग इस दुनिया में नहीं है उनकी बात क्यों छेड़ रहे हैं आप? क्या रमेश इस दुनिया में नहीं है? ये तुम्हें किसने बताया? जी वो ये बात तुम्हें किसी ने तो बताई होगी ना? मुझे जोगिन ने बताई थी। क्या हेम को भी इस बारे में सब कुछ मालूम है? पता नहीं दादा, हो सकता है मालूम हो सकता है नहीं भी मालूम हो। मुझे हेम से अभी बहुत जरूरी बात करनी है, अभी। ठीक है दादा, मैं अंदर ही जा रहा हूं। मैं हेम को भेज देता हूं। लेकिन दादा, एक रिक्वेस्ट है आपसे। अगर हेम को ये पता नहीं है तो प्लीज आप उसे मत बताइएगा और दुखी मत कीजिएगा उसे। मैंने क्या किया है? क्यों मुझे मार रही हो? क्यों मुझे यहाँ लाया गया है? तुम्हारी गलती ये है कि तुमने ज्वाला से नजरें मिलाकर बात करने की कोशिश की है। अब तुम्हें ज्वाला की तपिश का सामना तो करना ही पड़ेगा। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो ज्वाला जी। अब कभी ऐसा नहीं होगा। सही कहा तुमने। ऐसा करने के लिए तुम्हारी सांसों का चलना भी तो जरूरी है, और उन पर तो अब हम लगाम कसने वाले हैं। नहीं ज्वाला जी, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे खत्म हो जाने से मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। दया कीजिए ज्वाला जी। ज्वाला यही करना तो नहीं जानती। दया जैसे शब्दों से ज्वाला का 36 का आंकड़ा है, और तुम्हारी मौत का तो हम पूरा फायदा उठाएंगे। तुम्हारी मौत पूरे कलकत्ता शहर में हमारी दहशत कायम करेगी। नहीं ज्वाला जी, माफ कर दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए मुझे। तुम्हारी तड़प अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आओ तुम्हें शांत कर दें। निकल जाओ यहां से, और इस आदमी को इसके घर छोड़कर आओ सही सलामत। सुना नहीं मैंने क्या कहा? इस आदमी को इसके घर छोड़कर आओ सही सलामत। ले जाओ। किसी हादसे में वो पूरे परिवार की डेथ हो गई थी। अंकुश जिंदा है और अभी जेल की सलाखों में है। मगर क्यों? बाबा, वो उसने देवी का खून कर दिया। ऐसा प्रेम
बाबा, आपने बुलाया था मुझे? हाँ बेटा, बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए ना बाबा। मैं अपनी बेटी को जी भर कर देखना चाहता हूं, उसे बहुत प्यार देना चाहता हूं। इतने दिन तक कैसी थी मेरी हेम बेटी? बाबा, मेरा एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा जब मैंने आपको याद नहीं किया होगा। आज मेरी वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई। कैसी बात कर रही हो बेटा? ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए थी कि मेरी वजह से तुमने एक गलत इंसान पर भरोसा किया। और मैं भी कितना पागल हूं कि उस पर मैंने कितना विश्वास किया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही और क्या गलत। जब रमेश मुझे छोड़कर चला गया था तब मैं उससे बहुत नफरत करने लगी थी, मगर अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि रमेश की मौत की खबर सुनने के बाद मेरा मन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरा मन अलग ही नहीं हो रहा है उससे। क्यों मेरा मन उससे मिलने के लिए और बेचैन हो रहा है। लेकिन बेटा, रमेश तो मर चुका है ना? नहीं बाबा, मेरा मन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि रमेश मर सकता है। बस वो हमारा सामना नहीं करना चाहता, मुझे यही लगता है। देखो हेम बेटा, हो सकता है कि तुम्हारे मन का वहम हो। और देखो, कभी कभी जिंदगी में एक छोटी सी गलती भी ना बहुत से लोगों की जिंदगी तबाह कर देती है। अब तुम ही देखो कि रमेश की एक छोटी सी गलती की वजह से जोगी ने मेरे चैम्बर को बंद कर दिया। अब उस वजह से मेरे क्लाइंटों के साथ तो अन्याय हुआ ना। बाबा, आपको लगता है कि हम आपके नाम का ख्याल नहीं रखेंगे? मैंने चेंबर को हमारे गेस्ट हाउस में शिफ्ट करवा दिया है। आपके सभी केसेस वहीं से हैंडल होते हैं। लेकिन हेम बेटा, रमेश के जाने के बाद इन केसेस को आखिर देख कौन रहा है? बारिन देख रहा है। हेम बेटा, आज मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि तुमने काम और पर्सनल लाइफ को अलग करके बारिन की काबिलियत पर भरोसा किया। मुझे भी इस बात की खुशी है कि बारिन इस काम को बखूबी निभा रहा है, मगर मैं उसे एक केस के लिए कन्विंस नहीं कर पा रही हूँ। कौन से केस के लिए बेटा? बाबा, आपको अभिषेक भट्टाचार्य जी याद है? हाँ, वो इंडस्ट्रियलिस्ट अभिषेक भट्टाचार्य। हाँ हाँ, जिनकी एक बेटी हुआ करती थी मौमिता, और एक बेटा भी था। याद आया, वो अंकुश। लेकिन मैंने तो सुना है बेटा कि किसी हादसे में वो पूरे परिवार की डेथ हो गई थी। बाबा, आपने सुना था, वही सुना था जो दुनिया को दिखाया गया था। अंकुश जिंदा है और अभी जेल के सलाखों में है। मगर क्यों? बाबा, वो उसने देवी का खून कर दिया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अभिषेक भट्टाचार्य के बच्चे तो बेहद ही शरीफ थे। हाँ बाबा, मगर उनके परिवार के साथ अन्याय हुआ था, जिसके चलते अंकुश ने देवी का खून कर दिया। तो बहुत गलत हुआ बेटा। बाबा, मैं जानती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि अंकुश का केस हम लड़े और इस केस को बारिन हैंडल करे। ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर बाबा, वो अंकुश और बारिन की कुछ पर्सनल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बारिन इस केस को हैंडल करने से मना कर रहा है। बेटा, तुम एक काम करो, उसे खबर भिजवाओ कि मैं आ गया हूं, मैं उससे बात करना चाहता हूं। ठीक है बाबा, मैं बारिन से फोन करके कह देती हूँ कि एक बार आपसे आके मिल ले। मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि उसने मेरे ही घर में रहकर, मेरी ही थाली में खाकर, मेरे ही पीठ पे छुरा भोंका है। और मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि वो एक खूनी है।
ये रोजगार की समस्या तो बढ़ती ही जा रही है। चैम्बर भी कब का बंद हो चुका है। चैम्बर के बंद हो जाने के कारण आज मेरे पास काम नहीं है। काम नहीं है तो पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो ये घर कैसे चलेगा? हाँ, कुछ महीनों पहले बत्रा साहब ने फोन किया था। एक काम करता हूं कि उनके ही अंडर में प्रैक्टिस शुरू कर देता हूं। उसके बाद कुछ दिनों बाद इंडिपेंडेंट शुरू कर दूंगा। लेकिन कई महीने बीत गए, न जाने उनके यहां जगह खाली भी होगी कि नहीं। एक काम करता हूं, उन्हें फोन करके पूछ लेता हूं। हेलो। हेलो बारिन, मैं हेम बोल रही हूँ। अरे हेम जी, कैसे हो तुम? जी मैं बहुत अच्छा हूँ। इतनी रात को आपने फोन किया, मैं कुछ समझा नहीं। हाँ बारिन, वो एक खुशखबरी सुनानी थी तुम्हें। बाबा बैंगलोर से ठीक होकर घर पर आ गए हैं। अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। सर ठीक हो गए हैं, इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है। बारिन, अगर तुम कल परसों फ्री हो तो क्या बाबा से मिलने घर आ सकते हो? उन्हें तुमसे कुछ जरूरी काम है। हेम जी, उनसे मिलने की मेरी बड़ी ख्वाहिश है। वैसे भी जब से चैम्बर बंद हुआ है काम कम हो गया है। चलिए, सर के आने से फिर से रौनक आ जाएगी। हेम जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं कि वो सर ने मुझे किस लिए बुलाया है? देखो बारिन, अगर तुम खुद आकर बाबा से ये सवाल पूछोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हेम जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो बात यह है कि अंकुश को लेकर मैं अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा हूं। इसलिए मुझे लगता है कि आपको अंकुश का केस किसी और वकील को सौंप देना चाहिए। देखो बारी, बात को समझने की कोशिश करो। मैं मानती हूँ कि अंकुश तुम्हारा गुनहगार है, उसने तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचाई है। मगर ये भी तो सोचो ना कि उसे जब ये बात पता चली कि पुलिस वाले तुम्हें पकड़कर लेकर गए हैं तो उसने फौरन पुलिस स्टेशन जाकर अपने आप को सरेंडर कर दिया। और ये सब उसने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, एक दोस्त के लिए। हेम जी, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि उसने मेरे ही घर में रहकर, मेरी ही थाली में खाकर, मेरे ही पीठ पे छुरा भोंका है। और मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि वो एक खूनी है, उसने किसी का खून किया है। हेम जी, अगर मुझे अंदाजा होता कि अंकुश ऐसा निकलेगा तो मैं उसे अपने घर में क्या, अपनी जिंदगी में भी पनाह नहीं देता। खैर हेम जी, ये सब बातें छोड़िए, ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। और हेम जी, रही सर से मिलने की बात, तो ये तो मेरा फर्ज बनता है। उनका हुक्म मेरे सर आंखों पर। थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय, गुड नाइट। चलो, ये बहुत अच्छा हुआ कि सर ठीक हो गए। अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है बाबुल कि वो तुमसे दहशत खा रहे होंगे? नहीं, बल्कि वो तो किसी पुलिस स्टेशन में बैठकर तुम्हारी खिल्लियां उड़ाकर तुम्हारा हुलिया बयां कर रहे होंगे। और वो समय दूर नहीं जब गली मोहल्ले की दीवारों पर तुम्हारी तस्वीरें चिपकी नजर आएंगी। बाजारू हो जाओगे तुम, बाजारू। ज्वाला, इस जबान को लगाम दो। आवाज नीची कर लीजिए।